बिजनेसमैन की बेटी ने अपने ही ऑफिस के एम्प्लॉय से शादी की। शादी को 3 साल बीत चुके हैं, पर लगता है जैसे कल की ही बात हो। लोग अक्सर पूछते हैं कि इतने रईस परिवार का एक हिस्सा बनकर और ऐसी खूबसूरत राजकुमारी का पति बनकर तुम्हें कैसा लगता है? सच कहूं, पता नहीं आप यकीन करेंगे या नहीं, लेकिन मैं खुद को बहुत किस्मत वाला समझता हूँ, क्योंकि मेरा सच्चा प्यार मुझे मेरी किस्मत की वजह से ही मिला है। मुझे पता है कि लोग हमारी शादी के बारे में काफी बकवास करते हैं कि योनो ने मुझसे सिर्फ मेरी जायदाद देखकर मुझसे शादी की। आज तक मैंने कभी अपने बारे में बताया नहीं, इसलिए ऐसी अफवाहों को बढ़ावा मिलता रहा। तो चलो आज अफवाहों पर ताला लगाते हैं, क्योंकि सच्चाई आज मैं खुद ही बताने जा रही हूँ। शादी के बाद हमारी जिंदगी भी एक आम कपल जैसी ही रही है। सुबह का अलार्म बजते ही हम साथ में उठते हैं, साथ में नाश्ता करते हैं और फिर ऑफिस भी साथ में ही जाते हैं। गुड मॉर्निंग। अब आप पूछेंगे कि हम दोनों सुबह शाम एक साथ वक्त बिताते हैं तो कैसा लगता है? हर दिन खूबसूरत लगता है। जैसे कि काफी लोग जानते हैं, मैं 5 साल अब्रॉड में पढ़कर वापस लौटी। तब मेरे पापा जिस कंपनी के सीईओ थे, उस क्वींस डिपार्टमेंट स्टोर में मैं एक इंटर्न के तौर पर ज्वाइन हुई। तब किसी को पता नहीं था मैं कौन हूँ। वो फीलिंग होती है ना जिससे हमें पता चलता है कि ये लड़का तो मुझे पसंद करता है। कहीं ना कहीं वो मुझे इशारा दे रहा था। नहीं, मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं था। मैंने देखा वो जेरॉक्स मशीन को लात मारे जा रही थी। मैंने सोचा ये लड़की रुको, मशीन तोड़ ना दे। मैं देखता हूं। पर कुछ दफा और मदद करने के बाद मैं उसके बारे में फिक्र करने लगा। देखो, अगर तुम्हें किसी को फैक्स भेजना है, एक्चुअली उस वक्त हर कोई यही सोच रहा था कि ये नई इंटर्न कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाती है, तो मुझे लग रहा था कि इसे जल्द ही निकाल दिया जाएगा। होंगे तुम ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? हाँ, कई जगह पार्ट टाइम जॉब कर चुका हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। ऐसे काम करोगी तो वो निकाल देंगे तुम्हें। तो निकालने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जानता हूं तुम्हें कहीं और जॉब मिल जाएगी, है ना? लेकिन ऐसा ही रहा तो वो भी निकाल देंगे। शर्त लगा लो। बात यह है कि जब भी हमारा मैनेजर तुम्हें डांटता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है तुम्हारे लिए। तुम यहां पर डांट खाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने आई हो। तुम्हें क्यों बुरा लगता है? मतलब? वो मुझे डांटते हैं तो तुम्हें क्यों बुरा लगता है योनो? बताओ। अभी रहने दो, बाद में अच्छे से सोचकर इसका जवाब देना। आओ, मैं गेट पर हूं। तुम छाता नहीं लाई? नहीं, आज भूल गई। लो, ये रख लो। तुम अक्सर कुछ ना कुछ भूल जाती हो ना, इसलिए मुझे तुम्हारी ज्यादा फिक्र होती है। पर क्यों? उस दिन कह रहे थे मेरे लिए बुरा लगता है और आप कह रहे हो फिक्र होती है। होंगे ही नहीं। मेरी बात को ध्यान से सुनना। आज तक मैंने
नहीं बताया ताकि तुम्हें कोई गलतफहमी ना हो। दरअसल मैं सोल यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं, लॉ में टॉप किया था। मैं एक गांव से हूं, पर मैं वहां के सबसे अमीर खानदान का लाडला बेटा हूं। और तो और हमारे पास कुल मिलाकर 30 गाय भी है, पता है। और अभी 4-5 गायों ने तो बछड़े भी दिए हैं। तो अब हमारे तबेले में करीब 35 जानवर हो गए हैं। और यहाँ मैंने फ्लैट रेंट पर नहीं लिया है, लंबी लीज पर लिया है, वो भी एडवांस देकर। मतलब कि मैं पैसे वाले खानदान से हूँ। ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? इसलिए कि अगर तुम्हें यहां से निकाल दें और कोई दूसरी जॉब ना मिले तो मैं आराम से तुम्हारा ख्याल रख सकता हूं, ये याद रखो। वैसे तो मुझे जॉब करने वाली वाइफ चाहिए थी, पर अगर तुम ना भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं अकेला कमा लूंगा। हाँ, मगर तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस इतना जान लो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। तो क्या तुम भी पसंद करती हो मुझे? Whenever you come, देखो, अभी के अभी जवाब देने की जरूरत नहीं है। लो, भीख मत जाना। लेकिन नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, ये तुम रख लो। पर क्यों ना तुम? अरे मुझे तो आदत है। पर सुनो तो। You're the light to my darkness. I just realized it. मुझे लेने मेरा ड्राइवर आ रहा है। So that you're not out when you tell me you're free. I don't need a reason. 어느새 너를 바라보는 나의 그림자. I'm staying for a lifetime. I'm staying कितनी अजीब बात है ना। with you. मजेदार कहानी है। योनू मेरे बारे में कुछ नहीं जानता था, तब भी मुझसे प्यार करता था। और इस तरह हमारी डेटिंग शुरू हुई। लेकिन जिस दिन उसे पता चला कि मैं किसकी बेटी हूं, उस दिन उसने जॉब छोड़ दिया और मुझसे मिलना बंद कर दिया। फिर मैंने बैकियोनू, बाहर आओ। 그때는 맘을 따라 너에게 가는 나의 발걸음은 마치 구름 위를 나르는 듯한 꿈속의 언젠가처럼 Wherever you go, whatever you do अब खड़े रहकर देखते रहोगे क्या? 있을 것 같아 멈추지 않는 내 심장이 죽을 것 같이 뛰고 있어 I say you stepped into my heart softer than summer night became my everything and उस वक्त ऐसा लगा जैसे आसमान से कोई परी उतर के आई है। वो पल बहुत ही अच्छा था। तो अब आपको वैसा फील नहीं होता? ऐसा नहीं है, अब भी हम में उतना ही प्यार है। ऑलरेडी मैं आपसे बहुत बार कह चुका हूं कि हम दोनों साथ में बहुत खुश हैं। ये एकदम सच है कि हमारी जिंदगी एकदम सही चल रही है और पहले की तरह आज भी हमारे बीच उतना ही प्यार है। बैकियोनू डिवोर्स चाहता है। सच में? किसी को बताना ना। हाँ, अपना दोस्त है वो, किसी को क्यों बताएंगे? अंदर की बात यह है कि वो चाहता है कि हम में से कोई एक उसका केस हैंडल करे। हाँ हाँ, क्यों नहीं करेंगे। वैसे तुम कोरिया के टॉप डिवोर्स लॉयर हो, इसलिए तुम्हें ही केस लड़ना चाहिए। जानता हूँ और मैं भी उसकी मदद करना चाहता हूँ, पर क्या है कि मेरे पास पेंडिंग केसेस बहुत है, तो
ये केस सबसे काबिल लॉयर लड़ेगा, हमारा होनहार चे चल सॉन्ग। अपनी पूरी ताकत लगा देना। मैं हमेशा तुम्हारे पीछे ही रहूंगा। तुम्हें आके पीछे क्यों रहना है? हाँ, कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि तुम क्वींस की नजरों में बुरे बन जाओगे तो तुम्हें कोई केस नहीं मिलेगा? लोमड़ी कहीं के। हाँ सही कहा, इसीलिए उनका केस मैं नहीं लड़ रहा हूँ। अरे उनका केस लड़ने वाला कोई पागल ही होगा ना। इनकी बुआ का 3 बार डिवोर्स हुआ और तुम लोग तो जानते ही हो ना उन तीनों का केस लड़ने वाले वकीलों का बाद में क्या हश्र हुआ था। उनका करियर दुनिया से ही खत्म हो गया था। हाँ यार, योनो ऐसा कैसे कर सकता है? ये केस लेना खतरे से कम नहीं है। कमीना। वैसे हमारा योनू भी लॉ का एकदम मास्टर आदमी है, उसके ग्रेड्स भी हम सबसे ज्यादा थे। मैं तो कहता हूँ उसे अपना केस खुद ही लड़ना चाहिए। अच्छा आइडिया है। यही बेहतर रहेगा। हाँ लेकिन उसके डिवोर्स लेने की वजह क्या होगी? हाँ ना यार, पूरे कोरिया के मर्द उससे जलते हैं क्योंकि उसके जैसी किस्मत मांगने से भी नहीं मिलती। उसकी वाइफ क्वींस ग्रुप के मालिक की लड़की है, फिर डिवोर्स क्यों? सन की है वो। सन की है? मैम, वो 1 ट्रिलियन वॉन्ड क्लब का इनविटेशन नहीं आया। हाँ जानती हूँ, अब तक नहीं आया। शायद हमारी सेल 880 बिलियन के आगे नहीं बढ़ी इसलिए। इतनी छोटी सी तो बात है, 100 बिलियन ही तो करना है। वही तो मैम, मैं कब से उन्हें कन्विंस कर रही हूँ कि अगर राउंड फिगर पकड़े तो 880 बिलियन भी 1 ट्रिलियन ही माना जाएगा, पर वो मान ही नहीं रहे। कुछ ज्यादा ही डिमांडिंग है। एक और बात है मैम, रॉयल डिपार्टमेंट स्टोर वाले ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि उनकी सीईओ इसी साल 1 ट्रिलियन वॉन्ड क्लब में शामिल हो जाएंगी। और ये भी कि हरकीना स्टोर को जल्दी ही फर्स्ट फ्लोर वाले फाउंटेन के पास जगह देने वाले हैं। पागल हो गए हैं। मुझे भी यही लगता है, क्योंकि कोरिया के ज्यादातर डिपार्टमेंटल स्टोर्स चाहते हैं कि उनके स्टोर्स में हरकीना हो, लेकिन हरकीना सिर्फ 1 ट्रिलियन वॉन्ड क्लब के मेंबर्स को ही एंडोर्स करेंगे। चलो फिर उन निकम्मों को हमारे स्टोर से निकाल कर फेंकते हैं, जिनकी वजह से हमारा प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा। ये स्टोर की रेगुलर इवैल्यूएशन रिपोर्ट है और नीचे उन ब्रांड्स की लिस्ट है जिनकी एनुअल सेल 20% या उससे कम है। इनमें से कितने बंद करवा सकते हैं? लिस्ट में आपको रेड अंडरलाइन वाले ब्रांड दिख रहे होंगे, वो कम से कम 2 साल से 20% या कम सेल कर रहे हैं, मतलब हम उन्हें बंद कर सकते हैं। लेकिन क्या? डर डर के क्यों बता रहे हो? अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा तो उन्हें रखने का क्या फायदा? वो हमने अपने लॉ डिपार्टमेंट में इस बारे में बात की, पर उन्होंने मना किया। किसने मना किया? डायरेक्टर योनू ने। अच्छा तो टीम लीडर यू, इनकी फीस कितनी होगी ये कंफर्म करके कॉन्ट्रैक्ट फाइनल कर दो। जी सर। और हाँ सर, सेकंड फ्लोर के मैनेजर ने भी एक केस भेजा है। एक क्लाइंट 12 सेंटीमीटर की हील पहनकर स्टोर में आई थी, तब फिसल कर गिर गई और उसे चोट लग गई। सर, सीईओ मैडम आपको बुला रही हैं। तुम्हें दिख नहीं रहा मेरी मीटिंग चल रही है? उन्होंने अभी मिलने बुलाया है, वो काफी नाराज लग रही हैं। डायरेक्टर योनू, जिन ब्रांड से फायदा नहीं होगा उन्हें निकाल देंगे तो कोई दिक्कत होगी? देखो, इनमें से ज्यादातर वो हैं जिन्होंने यहाँ 500 मिलियन वॉन तक का इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उन्हें यूं ही जाने के लिए कहना सही नहीं होगा। एविक्शन सूट फाइल करो। उसमें हमारा जीतना बहुत मुश्किल है। बड़े रिटेलर्स छोटे स्टोर वालों की मजबूरी का गलत फायदा ना उठाएं, इसके लिए कानून में काफी बदलाव हुए हैं। तो तुम्हें लगता है मैं उनकी मजबूरी का फायदा उठा रही हूँ, ऐसा ही है ना? मेरे कहने का ये मतलब, हमने यहाँ कोई एनजीओ खोल रखा है या कोई समाज सेवा कर रहे हैं? उन्हें आलीशान और महंगी जगह इस्तेमाल करने दे रहे हैं, लेकिन वो प्रॉफिट नहीं बना पा रहे, तो हम क्या करें? सेल्स डिपार्टमेंट कम प्रॉफिट वाले ब्रांड्स को मार्केटिंग में इन्वॉल्व ना करके उन्हें नए कस्टमर्स मिलने और डिस्काउंट ऑफर्स रखने से रोक रहे हैं ताकि उनकी सेल्स ना बढ़े। और इससे जिन ब्रांड्स को नुकसान हुआ है वो मीडिया में जाकर हम पे भेदभाव करने का इल्जाम लगा सकते हैं। उन्होंने केस किया तो और नुकसान होगा। मेरी राय मानो, अगर हम सेल्स बढ़ाने में इन ब्रांड्स को सपोर्ट करते हैं तो हमारा काफी फायदा होगा। मिस्टर बेक योनू, मैंने आपसे बिजनेस की राय मांगी थी क्या? मैं चाहती हूं कि आप उन्हें निकाल दो, और अगर वो नहीं जाते तो उन पर केस करो और उनसे जीतो, क्योंकि आपको यही करने के लिए रखा है।
जी समझ गया। मीटिंग ओवर। तुम सबको ये जताने की कोशिश कर रहे हो कि हमारे बीच कुछ ठीक नहीं है। ये बात हमारे रिश्ते से बिल्कुल अलग है। हाँ, तुम दोनों चीजें अलग रखने में एक्सपर्ट हो, इसलिए तुमने उस स्टोर ओनर को पहले ही खबर कर दी कि मैं उसे रूल तोड़ने के लिए निकालने वाली हूँ, और उसने पहले ही अपनी गलती छुपा दी। वो आदमी हमारे डिपार्टमेंट स्टोर की शुरुआत से हमारे साथ है और अब भी दूसरों से ज्यादा मेहनत करता है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम कितने समझदार हो और सबकी भलाई के बारे में सोचते हो। अपने आप को सुपर हीरो समझते हो। दुनिया की चिंता छोड़ो और अपने करीबी लोगों की कद्र करना सीखो। अपने करीबी लोगों की? खुद की बात कर रही हो? क्या? खुद सोच कर देखो, क्या अब हम उतने करीब हैं भी? कुछ बात करनी है मुझे। 1 घंटे बाद मुझसे लाउंज में मिलना। हाँ ठीक है। फैमिली रूम में आओ। देर क्यों लगा दी? मैंने अभी मैसेज किया था। उसकी क्या जरूरत थी? ये जानता नहीं इस वक्त हम यहीं मिलते हैं। माफी चाहता हूं। तुमने इंटरव्यू अरेंज किया था? जी, हानैंग इकोनॉमिक डेली के कल्चर सेक्शन के लिए। वो मल्टी मिलियनर, सीईओज और बड़े पॉलिटिशियंस के घर परिवार के बारे में छापते हैं, तो मैंने सोचा इनका भी इंटरव्यू लिया जाए। लेकिन घर वगैरह दिखाने की क्या जरूरत है? ये कोई सेलिब्रिटीज थोड़ी है। तो क्या हम इनके रिश्ते के बारे में फैल रही अफवाहों की खबरें ही देखते रहेंगे? वही तो, पिछले महीने तो सब बोल रहे थे कि इन दोनों में डिवोर्स होने वाला है। हर जगह यही गॉसिप है कि दोनों ऑफिस में लड़ते ही रहते हैं। क्या ये सच है? हाँ पापा, ये सच है। आप सोच भी नहीं सकते कि मीटिंग में इन दोनों को देखकर सबकी हवा टाइट हो। अरे हाँ जीजा जी, याद है मैंने वो केएफटीसी वालों को परमिशन देने के बारे में बोला था। वो रोज कॉल करके दिमाग खाते हैं। उनका कुछ करिए ना। लेकिन वो तो तुम्हारे क्वीन स्मार्ट के हाथ में है ना। हाँ, पर मेरे आदमी इतने स्मार्ट नहीं है ना। पर आप तो इतने स्मार्ट हो और इस काम में इतने माहिर हो। ऊपर से केएफटीसी वाले तो आपके बहुत बड़े फैन है। और सबको अपने दायरे में रहकर काम करना पड़ता है ना। अरे वो इतनी रिक्वेस्ट कर रहा है तो काम कर दो ना। और हमें तुम दोनों से बच्चा चाहिए। बस अब और बकवास नहीं सुननी तुम्हारे रिश्ते के बारे में। डॉक्टर जू से बात कर ली तुमने? जी, अपॉइंटमेंट फिक्स कर दी है। कुछ टेस्ट करने के बाद वो आगे का प्रोसीजर शुरू कर देंगे। तो अभी से मेंटली तैयार हो जाओ होनू, क्योंकि अब 1-1.5 साल बाद बच्चा पैदा होते ही तुम्हें एमबीए करने बॉस्टन जाना होगा। देखिए, मैं अब भी आपसे वही कहूंगा कि मुझे अब एक और डिग्री लेने की कोई इच्छा नहीं है। तुम्हारी इच्छा पूछी है किसी ने? मैंने जो कहा सब वैसा ही होगा। बस भी करो, बच्चे के लिए तुम उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकती। तुम चाय पी लो बेटा। वैसे हमें सुबीन से मिलना ही है तो अगला मई महीना सही रहेगा। किससे मिलना? डैडी जी, ये सुबिन है कौन? और कौन? मेरी गोद में खेलने वाली मेरी नातिन होगी। सु मतलब होनहार, बिन मतलब शानदार। है ना बढ़िया नाम? हुंग सुबिन। मेरे सरनेम की जगह उसकी माँ का सरनेम लगेगा। क्या हुआ? माँ का सरनेम लगाने से तुम्हें दिक्कत है क्या? आजकल फैमिली हेड मर्द हो ऐसा जरूरी नहीं है। जमाना बदल चुका है। पापा का सरनेम बच्चों को लगाने का रिवाज बहुत पुराना हो गया है।
लेकिन पापा, जब मैंने आपसे पूछा था कि हमारे बेटे घोनू को माँ का सरनेम देना है, तो आपने मुझे तो पागल कह के चुप करा दिया था। दोनों बातें अलग है बेटा। ऐसे कैसे अलग है? नहीं है ना? मुझे बात करनी है। ऐसे हालात में भी बच्चा चाहिए तुम्हें, और तुम चाहती हो मैं अकेला अब्रॉड चला जाऊं? तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा ना? ये मत कहना कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। कहूंगा भी नहीं। ठीक है, तुम वो कह रहे हैं वैसे जाकर MBA कर लो। वैसे भी हमारे बच्चे को नौकर ही संभालने वाले हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? अच्छा ही है। क्या अच्छा है? यानी तुम्हें ये सब अच्छा लग रहा है, और तुम्हें सच में बच्चा चाहिए मुझसे? जरूरत पड़ी तो हाँ। उनसे कहना आर्टिकल सबमिट करने से पहले मेरा कंफर्मेशन ले, और हाँ ये देख लेना कि डायरेक्टर बेक्योनो के बारे में सब सही लिखा हो। उन्होंने सोल यूनिवर्सिटी से लॉ किया है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। क्या? अब और इंटरव्यू मत करवाओ, मुझे ये सब नहीं करना है। तुम्हें जो भी करना है खुद कर लो ना। कपल इंटरव्यू है, मैं अकेले कैसे कर लूं? तो मेरे बारे में तुम भी तो बता सकती हो ना कि हम दोनों में कितना प्यार है और मैं तुम्हें कितना खुश रखता हूँ। झूठी तो बोलना है, और तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है? जाके बोल दो ना कुछ भी। वैसे भी आज तक कौन सा सच बोला है हमने? उनसे कहो मुझे फोटोज भेजें। कौन सी फोटो छपेगी मैं डिसाइड करके बताऊंगी। मेरे बारे में ये बकवास क्यों छापी? बल्कि ये छापो ना किस तरह मैंने सीक्रेटली 200 मिलियन वॉन दान किए थे। हाँ मैं जानता हूँ, मैंने कहा था कि इसे सीक्रेट रखो, लेकिन अगर इस बात की खबर दुनिया तक नहीं पहुंची तो क्या फायदा है दान करके? अरे मतलब मुझे समझ में नहीं आता है हमारे पब्लिसिटी डिपार्टमेंट का आखिर काम ही क्या आखिर ये। मारा क्यों? क्या क्या हुआ तुम्हें? क्या कर रही हो? देखो वहीं रहकर मुझसे बात करो, समझी? अरे मुंह से बोलो ना, हाथ क्यों उठा रही हो? सोचौल, क्या? मुझसे भाग मत। मुझे अवॉइड किया तो मार मार कर तेरा बुरा हाल कर दूंगी। अरे नहीं, अरे मार क्यों रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? योनो तेरा दोस्त है या फिर छोटा भाई? हाँ, बड़ा होशियार बनता है, बात करने की तमीज नहीं है। मेरे हस्बैंड के साथ होशियारी करने की कोशिश की तो तुझे यही गाड़ दूंगी, समझ गया ना? हाँ समझ गया, बहरा नहीं हूं। अरे यार बहने की क्या है, चुड़ैल कहेंगी। एक तरफ तो अपने पति को भाव भी नहीं देती और यहाँ आकर उसके लिए मुझे मारने की धमकी देती है। अरे साइकोपैथ है क्या? नहीं मैं खुद को बोल रहा हूं। एक बात बताओ योनू, हम सब यही चाहते हैं कि तू डिवोर्स मत ले यार, तू अपनी शादी बचा ले। हम सब तुझे मिलकर समझाने वाले थे, तू रो रहा है क्या? अबे तू ऑलरेडी टल्ली हो गया। क्या हो गया है तुझे? लाइन मार रहा है? कौन मैं? अरे किसी ने मुझसे कहा था कि मैं नशे में क्यूट लगता हूँ, तो बस सिग्नेचर मूव है मेरा। किसने कहा? तेरी भाभी ने यार, और कौन कहेगा। कहा कि बहुत क्यूट लगता हूँ। अबे कभी तो सच बोल। मैं पैदा ही क्यों हुआ यार? क्या गलती थी मेरी?
मैं आखिर क्यों इतना क्यूट पैदा हुआ कि तेरी भाभी फिदा हो गई मुझ पे और मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अगर मैं क्यूट नहीं होता तो ना शादी होती ना फंसता। चढ़ने के बाद तुझे पता नहीं होता तू क्या बोल रहा है। चल आजा, चल चल तुझे घर छोड़ देता हूँ, मुझे भी डायपर लेकर घर पहुँचना है। चल, बीवी के फोन आ चुके हैं। नहीं जाना यार, उस घर में नहीं जाना। अरे पर क्यों नहीं जाना है? अरे पी रखी है ना, और नशे में ही तो क्यूट लगता हूँ उसे मैं यार। अपने खानदान में सबसे छोटा हूँ ना, इसीलिए पैदाइशी क्यूट हूँ मैं। खानदानी निशानी है हमारी, पैदा होते नस फिदा हो गई। मेरी क्या गलती है? तो तू आज घर नहीं जाने वाला? हाँ यार, तू जा, मैं बाद में जाऊंगा। मेरे घर जाने का इंतजाम पहले ही हो चुका है। और वो क्या है? उस टेबल पर देख जरा। हाथ दे यार। प्रूफ दिखाऊं? अरे बाप रे। जब मैं टिश्यू के टुकड़े करता हूँ ना, ये तलाक होगा नहीं होगा, होगा। तो ये कर क्या रहा है? तो इसमें भी ना ही आता है यार। जितनी बार भी करूँ तलाक नहीं होगा निकलता है। तो ये तेरी किस्मत है। वही तो, इस दुनिया में मेरे दिल की सुनने वाला कोई है ही नहीं। यहाँ तक कि ये साला टिश्यू भी मेरी साइड नहीं लेता। अरे मैं तो चाहता ही नहीं कोई मेरी साइड ले। अरे साइड लेने से होता क्या है? कुछ नहीं होता मेरे भाई, सच कह रहा हूँ मैं। मेरी बीवी कहती है उसकी दो साइड्स हैं। सुबह खुश होती है, शाम को आता हूँ तो गुस्से में होती है। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो कहती है कि मूड स्विंग होता है। तुम लड़के हो, नहीं समझोगे। सच कहूँ, मैं सिंगल ही अच्छा था यार। शादी कर ली ना, बहुत बड़ी गलती की। क्या उखाड़ा मैंने? कुछ भी तो नहीं। अरे तू जा यार, डायपर खरीद और चला जा अपने घर, मिस्त्री कहीं का। झूठा है ये प्यार, है बेवफा ये दुनिया। अरे घर जाओ ना बेशर्मो, और कोई काम नहीं है क्या? और कितना रोते हुए देखोगे मेरे को? अब क्या ऐसे देखते देखते घर तक चलोगे क्या मेरे साथ? चल यार, ये पागल है। नमूनो, वहां कहाँ जा रहे हो? दर्द मुझसे जीत गया और प्यार हार गया। बस माँ का प्यार सच्चा था। 비겁해 난 또 뒤돌아 너에게 등을 져 지금도 이렇게 많은 말이 삼킨 채 단 한 발자국 거리만 남긴 채 대답해 나는 뭘 너에게
वो क्वींस का जमाई है ना? काहे का जमाई, नौकर है वो। हाँ? सुना है क्वींस फैमिली में कोई भी मुसीबत में होता है तो यही सारे मैटर सुलझाता जाता है। इसकी खुद की कोई इज्जत नहीं है क्या? अगर इज्जत होती तो क्या पैसे के लिए शादी करता? वकील के नाम पर धब्बा है ये तो। हाँ, बेचारा। वाह बेटा, तू तो बड़े काम का निकला रे। बैंक में इतना पैसा होने का क्या फायदा जब मैं एक मामूली डेंटल फ्लॉस भी नहीं खरीद सकती। पर हमारे जमाई ने क्या शातिर दिमाग पाया है। माफ कीजिए, लेकिन मेरा ऐसा करना गलत है। क्या बेटा, मुझे यहाँ से कब बाहर निकालोगे? मैंने तो कोई बड़ा क्राइम भी नहीं किया है। मैं तो बस मौसूल ही की चोटी पकड़ के स्टोर से बाहर निकाला था क्योंकि वो मेरे खिलाफ साजिश कर रही थी। चोटी खींचना क्राइम है क्या? पर उसकी वजह से वो 1 महीने तक हॉस्पिटल में थी। सब नाटक है। मैं तो चाहती थी कि वो बुढ़ी मर जाए। उसकी वजह से मेरी माँ की मौत हो गई। पर देखना मैं उस चुड़ैल सुलही से कैसे बदला लेती हूँ। प्यारे बेटा, मेरी खासियत ही है बदला लेना। हाँ, और ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ बुआ जी। जो 3 खच्चरों को मैंने तलाक दिया वो कुरियर छोड़कर चले गए। मैंने तो उनकी फैमिली और रिश्तेदारों को भी कहीं का नहीं छोड़ा। अच्छा, ये बताइए कि लोग खुशी खुशी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते क्या? दुश्मनी होना जरूरी है? भोले दामाद जी, तलाक है ना बहुत बेरहम और दर्दनाक होता है। गले लग के डिवोर्स नहीं दिया जाता। जब तक दोनों में से कोई मरता नहीं तब तक शांति नहीं मिलती। मेरी दोबारा शादी हुई और तलाक लेना पड़ा तो मैं तुम्हें ही मेरा केस सौंपूंगी। शुक्रिया बुआ जी, पर आप शादी से पहले ही तलाक का प्लान क्यों बना रही हैं? बस ऐसे ही। पता नहीं क्यों, पर मेरे हिसाब से शादी और तलाक साथ जुड़े होते हैं, शादी और खुशियां नहीं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्या बोला? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, जरा देखो तो मेरे काफी बाल झड़ गए हैं, है ना? मुझे जल्दी निकालो यहाँ से। यहाँ बड़ी घटिया औरतें भरी पड़ी है। कुछ दिन और रही तो उनके जैसे सनकी बन जाऊंगी। माँ का मेमोरियल डे आ रहा है। पापा में थोड़ी भी इंसानियत बची है तो उनसे कहो कि मुझे यहाँ से निकाले। हम यहाँ हानिलडोंग योंगसंगू सोल में क्वींस टाउन के ठीक सामने लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जहाँ क्वींस ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर हुंग मानदे की मृत पत्नी मिस यांग मिसू की याद में मेमोरियल सर्विस रखी है। क्वींस ग्रुप के फैमिली मेंबर्स एक एक करके आ रहे हैं। अभी आए हैं हुंग मानदे के बड़े बेटे हुंग बोंगसो, यानी क्वींस डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मर CEO। हाल ही में हवाई USA से लौटे हैं। लोगों की नजरें अब ये देखना चाहती है कि एक दूसरे को अवॉइड करने वाले आज हाथ मिलाते हैं या नहीं। प्लीज जरा चेक करोगे कि छुन ठीक से फ्राई हुआ है कि नहीं। अरे ये तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो सोचा कि मैं आपसे एक बार कंफर्म कर लूं। हाँ, छुन को अच्छे से पकाना जरूरी है। ये ब्राउन हो गया है, मतलब ये परफेक्ट है। अब पलटो। ओके, अब मैं इसे प्लेट में रख देता हूँ। अच्छा किम, तुम पार्सन स्कूल्स ऑफ डिजाइन में पढ़े हो ना? नहीं, मैं वहाँ पढ़ा हूँ। किम की फैमिली में तो सब आर्किटेक्ट ही हैं। पेरिस की लूव्र म्यूजियम के आगे जो ऊंची बिल्डिंग्स हैं, वो इनकी फैमिली नहीं बनाई है। अब देखो, मैं इससे भी एक ऊंचा टावर बनाता हूँ। फैमिली ने क्या क्या बनाया और ये क्या बना रहा है? जी जाजियो, ये मिस्टर चे हैं। इन्होंने हाल ही में मेरी कजन मिनहुई से शादी की है। हेलो बोलो। हेलो एवरीवन। मिलकर अच्छा लगा। कहते हैं कि राजघरानों में और बड़े बड़े बिजनेसमैन के घरों में ना मेमोरियल सर्विस का सारा खाना मर्द लोग ही बनाते हैं। और चेयरमैन हुंग यानी मेरे दादाजी रिवाज बहुत मानते हैं, इसलिए कई सालों से हम ये रिवाज फॉलो कर रहे हैं। अच्छा। शायद इसीलिए कहते हैं कि परंपरा और भविष्य साथ साथ चलने चाहिए। सिर्फ पुराने ख्यालात रखने से अच्छा है इस तरह से रिवाज बनाओ जिससे ये आज के जमाने का लगे, है ना? अगर इतना मॉडर्न है और इससे इतनी ही खुशी मिलती है तो तुम भी आ जाओ, हाथ बढ़ाओ हमारा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर पिछले साल ही मैंने चर्च जाना शुरू किया है, इसलिए मेरा ये सब करना ठीक नहीं होगा। मैं तो फिर जन्म से ही क्रिश्चियन हूँ। आपको नहीं पता, दरअसल मुझे बचपन से ही कच्चे तेल को सूंघने से ना एलर्जी होती है, इसलिए मैं खाना बनाने से परहेज करता हूँ। माफ करिएगा, लेकिन आप अपना हौसला टूटने मत दीजिएगा, ठीक है? चलता हूँ। अगर ये उनकी फैमिली का मेमोरियल है तो उन्हें ही मेहनत करनी चाहिए ना। लेकिन मेहनत कौन कर रहा है? किम, यू, चो और बेक। उन फैमिली को पुश्तों की दुआ चाहिए तो वो खुद अपने हाथ क्यों नहीं गंदे कर रहे? अरे मैं तो बेचनियों परिवार की 39वीं पीढ़ी का वारिस हूँ। मेरी माँ मुझे ऐसे सलाद बनाते हुए देखेंगी तो उन पर क्या बीतेगी। हम सब अपने परिवार के कितने बड़े राजकुमार हैं ये याद करके अभी कोई फायदा नहीं है। क्वींस के जमाई ग्रुप में वेलकम। वेलकम। तुम्हारी जगह मैं होता ना तो अब तक भाग चुका होता। पहला मेमोरियल है तो अब भी वक्त है। ये कलर सूट कर रहा है ना मुझ पर? डल तो नहीं लग रहा है ना?
किसी पर जेड कलर इतना सूट नहीं करता और मेरी जानकारी में दुनिया में सिर्फ 2 लोगों पर ही ये कलर सूट हुआ है। आज एक आपके ऊपर और दूसरा लंदन फैशन शो में किम यूना पर। किम यूना वो है ही खूबसूरत। आप कहाँ किसी से कम हैं? बातों में तुम्हारा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। क्या हुआ मिस मो? आपके लिए मैंने हैंडबुक भेजा था, वो क्यों नहीं पहना? मैं मेमोरियल नहीं आ रही। मेरा वहां आना सही नहीं होगा। वहां परिवार वालों को ही होना चाहिए। आप हमारे साथ 20 साल से हैं, फिर भी आप हमें अपना परिवार नहीं मानती। ये तो आपका बड़प्पन है, पर मैं सच में नहीं आ सकती। मैं यही रहूंगी। पर लोग तो मुझे ही दोष देंगे। आपको वहां ना देखकर कहेंगे कि मैं आपकी इज्जत नहीं करती। क्या चल रहा है? कौन किसकी इज्जत नहीं करता? क्या तुम मिस मो को इज्जत नहीं देती? कौन, मैं? और वो भी मिस मो को? नहीं डैडी जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर तुमने ऐसा कहा ही क्यों? इंसान की जुबान पर वही चीज आती है जो उसके दिमाग में है। लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो इन्हें हैंडबुक पहनने के लिए कह रही थी, लेकिन इन्होंने कहा नहीं पहनूंगी। दिक्कत क्या है? यही मैंने भी पूछा। आप पहनेंगी ना? हाँ, मैं जरूर पहनूंगी। ये तो पहन रही है। आइए। इससे बड़ी कमीनी मैंने कभी नहीं देखी। ओह शिद्दत, एक नंबर की चुड़ैल है ये औरत। कोई अच्छा काम करे तो इसे तकलीफ होती है। अब मिस यांग के मेमोरियल में बड़ी शान से जाएगी ये। आप देखना, चेयरमैन हुंग का हाथ पकड़कर खड़ी होगी वो। पूरी सास से बदतर होती है ससुर की गर्लफ्रेंड। बम जा गई। इसे आज क्यों छुड़वाया? आप ही ने कहा था इतनी ठंड में अंदर रहेंगी तो वो बीमार पड़ जाएंगी। सही कहा, मैं नहीं कहा था, लेकिन तुम्हें मेमोरियल सर्विस खत्म होने का इंतजार करना चाहिए था। देखो देखो इस बेशर्म को, देखो तो जरा क्या कर रही है। माफ कीजिए, गलती हो गई सर। मैंने ही गलती की। माँ, तुम्हारी प्यारी बेटी जेल में थी, वो भी इसलिए कि मैंने किसी की गर्लफ्रेंड के बाल पकड़े और कमर में लात मारी। वो आदमी मेरे पापा है और उन्होंने अपनी इकलौती बेटी को जेल भिजवा दिया। हाँ। मैंने कुछ झूठ बोला क्या? मैं समझ सकती हूँ इस औरत के प्यार में आप अंधे हो गए हैं, पर इस औरत की वजह से आपकी बीवी बरी और आपने अपनी इकलौती बेटी को जेल भिजवा दिया। सोचा नहीं था आप इतने गिर जाएंगे। बॉम्जा, आज माँ का मेमोरियल है, बाद में बात करते हैं। तुम भी कुछ अलग नहीं हो। भूल गई ये कुतिया कौन है? इसी की वजह से हमारी माँ मर गई। हमारी माँ हार्ट अटैक से मरी है। बिल्कुल सही कहा। तुम्हें क्या लगता है माँ का दिल अचानक से क्यों रुक गया? वो इस चुड़ैल की वजह से गहरे सदमे में रहती थी। फिर भी तुम लोग इसके तलवे चाटते हो और इसकी इज्जत करते हो। शर्म नहीं आती? बॉम्जा, मेरी बात सुन। कहाँ हो तुम माँ? तुम्हारा बेटा किसी काम का नहीं। तुम तो आज उनकी मनपसंद मछली भी नहीं ला सकी। कैसे बेटे हो तुम? हाँ, वो देखो उनकी मनपसंद मछली, यहाँ तक खुशबू आ रही है। तुमसे पूछा है किसी ने? मुझसे जेल में मिलने तक नहीं आए। ऐसी परवरिश की थी मैंने। मेरे होते हुए मेरे बेटे की परवरिश तुम क्यों करोगी? इसे बड़ा होते हुए तुमने देखा है क्या? बुआ, हम अभी शराब की रस्म कर रहे थे। अच्छा, ये तो बहुत जरूरी है। शुरू करो। बेटा। हाँ। ये क्या कर रही हो? कोई बात नहीं। इतनी तेज नहीं, धीरे घुमाओ। मेरी माँ शराबी नहीं थी, तेज घुमाओगी तो उन्हें नशा हो जाएगा। बॉम्जा, तुम भूल गई
माँ तो हेवी ड्रिंकर थी और ये बात सिर्फ तुम और मैं तो क्या पूरी दुनिया अच्छे से जानती है। और जानते हो माँ तो क्यों पीती थी? क्योंकि इस पूजा की वजह से वो हमेशा घर में रहती थी। बोलो मामा, आपकी बहन उसकी सौतन की वजह से हमेशा दुखी रहती थी और इसीलिए अपनी जान गंवा बैठी। इससे आपको बुरा नहीं लगता? ममजा, उसके मरने की वजह ये नहीं थी, वो हार्ट अटैक से मरी। ये तुम्हारे खून में है, तुम्हें भी ख्याल रखना चाहिए। अरे यार, हद हो गई। क्या करूं इसका? माँ, ये पूरा का पूरा परिवार बेवकूफों की जमात है। मेमोरियल टेबल पे आने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी तरफ से शराब मैं ही पी लेती हूँ। ये तुम्हारे लिए माँ। बॉम्ब सूप, आप 19 साल बाद आ रहे हैं। क्या हम मान सकते हैं आप क्वींस ग्रुप में वापस आ गए हैं? अपनी माँ की मेमोरियल सर्विस अटेंड करने आए हैं? क्या आप चेयरमैन होंगमैन से मिलने आए हैं? आपकी सुलह हो गई है? जवाब दीजिए। क्या आप अपनी माँ की मेमोरियल सर्विस अटेंड करने आए हैं? जवाब दीजिए। अब बैठ जाइए, वो थोड़ी देर में चला जाएगा। यही तो दिक्कत है। उसे बाप से नहीं मिलना, वो सिर्फ इसलिए यहाँ आया है ताकि रिपोर्टर्स उसकी फोटो ले सके। देखो जरा वहां क्या कर रहा है, बारिश में खड़ा है, सुर्खियों में आने के लिए नाटक कर रहा है। हरामजादा। दोस्तों, खाना बनाने का मुश्किल काम हमने किया। देखो अभी तक मेरा हाथ कांप रहा है, लेकिन वो सिर्फ शराब चढ़ाएंगे और माथा टेकेंगे। मैं तो पूरा दिन ऑनलाइन बैठ के कम्युनिटीज फॉर मॉम्स के पोस्ट पढ़ता हूँ। ये देख के राहत मिलती है कि हमारे जैसे और भी मर्द हैं जो घर संभालते हैं। हाँ, मैं कब से अपनी फैमिली से नहीं मिला, यहाँ से फुर्सत ही नहीं मिलती। मेरी वाइफ ने कहा था कि मेमोरियल सर्विस के बाद घर जाएंगे, फिर कहा आंटी से मिलना है, फिर कहा बड़े चाचा को आना है, फिर कहा सेब काट कर लाओ, फिर एक और काम। मतलब हम उनके दामाद हैं या नौकर? क्या तुम्हें पता है योनू के पापा का आज बर्थडे है, वो भी 60वां। यहाँ आने की वजह से अपने पापा का बर्थडे भी नहीं मना पाया। मुझे तो तरस आता है उस पर। हम तो वैसे भी दूर के रिश्तेदारों के दामाद हैं, मगर वो बेचारा, मुझे तो डर लग रहा है। सही कह रहे हो। जानते हो डायरेक्टर चो, तुम मेरी माँ की मेमोरियल सर्विस पर 20 साल से आ रहे हो। जब मिस यांग जिंदा थी उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, इतना तो कर ही सकता हूँ। मुझे पता चला तुमने रेजिग्नेशन दे दिया है, पर मैं वो मंजूर नहीं कर सकता। सर दरअसल मैंने बहुत सोचने के बाद ये फैसला लिया है। ये चांस मिस होता है तो दोबारा शुरू करना मुश्किल होगा। इस पर क्या बोलूं, मगर मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया वाइस चेयरमैन। पता करो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसका जाना अजीब है, कुछ तो वजह होगी। मैं चुपके से खबर निकालता हूँ। बिल्कुल नहीं, अफवाहें फैलानी होगी, शोर मचाना होगा, ऐसे इल्जाम लगाओ कि कोर्ट के चक्कर काटता रह जाए, मीडिया में चर्चे कराओ। हम उसे सजा नहीं दे रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं। ऐसा करने के लिए आपके पास कोई खास वजह भी होगी? मेरे घर का नमक खाने वालों को मैं यूं ही पेट दिखाकर जाने नहीं दे सकता। मैं नहीं चाहता कि इसके बाद कोई मुंह उठाकर आए और हमारे साथ फिर ऐसी हरकत करे। तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया है? तुम्हें कुछ कहना है? नहीं, पर आप लोग तो काफी वक्त से साथ थे। मुझे नहीं लगता उन्हें ऐसे अपाहिज करना किसी भी तरह से सही होगा। आप ऐसा सोचते होंगे, पर ये तो बस आपकी ही सोच हुई ना। एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने कुछ उसूल होते हैं। मैं भी तो यही कह रहा हूं बेटा। मैं जब तीर चलाऊं तो शिकार सिर्फ एक नहीं होगा, उसके जैसों को चेतावनी मिलनी चाहिए, जो मुंह पे मीठे बनते हैं और पीठ में खंजर घोंपते हैं। जी, मेरी ये बात याद रखना तुम। क्या? जो तुम्हें पीठ दिखाकर जाते हैं ना, उनसे हाय हेलो नहीं होता, उनकी पीठ में खंजर घोंपा जाता है। अच्छा, आज के लिए इतना काफी है, जाओ अब जाकर आराम करो। जी, चलता हूं। मेरी भूख पूरी तरह मर चुकी है। ऐसा नहीं है खाने को मन नहीं करता, लेकिन जब भूख ही नहीं लगती तो क्या खाऊं? मेरा दम घुटता है जब आसपास बहुत सारे लोग होते हैं। ऐसा लगता है जैसे तुम काफी स्ट्रेस में हो। मैं तुम्हारे सेंटेंस कंप्लीशन देख रहा हूँ, इसमें तुमने ये लिखा है कि जो काम मैं फौरन करना चाहता हूँ वही डिवोर्स। हाँ,
अच्छा, इसकी कोई खास वजह? दरअसल मैं अपने घर नहीं रहता, अपनी सास और ससुर के साथ रहता हूँ। उनके पिता भी रहते हैं। सब साथ रहते हैं। हाल ही में जेल से रिहा हुई मेरी वाइफ की बुआ, मेरा साला और उसका परिवार, हम सब के सब एक ही घर में रहते हैं। तो तुम एक जॉइंट फैमिली में रहते हो, काफी किस्मत वाले हो। हाँ, इतना किस्मत वाला कि हम हर रोज साथ में डिनर करते हैं। फिर रात को 9 बजे हम सब साथ में बैठकर स्कूल के बच्चों की तरह बातें करते हैं। वीकेंड, छुट्टियां, बर्थडे, क्रिसमस, सब कुछ हमेशा हम एक साथ मनाते हैं। तो साल भर में खुद के लिए कभी चाहकर भी वक्त नहीं निकाल पाता मैं। साल में 15 तो मेमोरियल सर्विस होती है इनकी, और सारा काम अपने दामादों से करवाते हैं। कहते हैं मेमोरियल सर्विस की सारी तैयारियां शुरू से घर के मर्द ही करते आए हैं, इससे बहुत दुआ मिलती है। पर उनका एक भी बेटा किसी भी काम में अपनी उंगली तक नहीं लगाता। शायद तुम्हें कुछ वक्त अकेले गुजारने की जरूरत है, सबसे दूर। वैसे कोई जॉब करते हो क्या? हाँ। वेरी गुड। और वहां पर सब कुछ कैसा है? कैसा होगा, मेरी वाइफ ही मेरी बॉस है, और मेरी वाइफ की बॉस उसके पापा है, और तो और उनके बॉस है उनके पापा। जब भी मुझे मेरे ससुराल में से किसी का कॉल आता है तो मेरी सांसें रुकने लग जाती हैं, हाथ पैर कांपते हैं, डर लगता है फिर से कोई काम ना बोल दें। लगता है शायद इस माहौल से दूर जाकर ही तुम्हारा स्ट्रेस कम होगा, है ना? और ऐसा तभी हो पाएगा जब मैं डिवोर्स लूंगा या नए घर में शिफ्ट हो जाऊं। हाँ, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जिससे नफरत है वो कोई और नहीं, मेरी वाइफ ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि चाहे मैं ससुराल के काम कर करके मर ही क्यों न जाऊं, खाना खाऊं या ना खाऊं, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो बहुत मतलबी है। मैं घर जमाई बन के सिर्फ उसकी वजह से गया था, उसके लिए 3 साल से नर्क में रह रहा हूं। मजाले कोई फर्क पड़े उसे। जब शादी हुई थी उसने कहा था मुझ पर भरोसा रखना, सिर्फ मुझ पर ध्यान देना और भरोसा रखना। वादा करती हूँ तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगी। कितना बड़ा बेवकूफ था जो मैंने उस पर यकीन किया। तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें कोई दुख पहुंचाया है कभी? नहीं तो मुझे अब किसी बात से दुख होता ही नहीं है। नफरत हो गई है मुझे उससे। मुझे तो उसका अपने करीब होना भी बर्दाश्त नहीं। और यही वजह है कि तुम डिवोर्स चाहते हो। अगर जीना है तो यह करना ही पड़ेगा। तो डिवोर्स लेने से तुम्हें रोक कौन रहा है? क्योंकि डिवोर्स लिया तो भी नहीं जी पाऊंगा। क्या? मेरे ससुर को हर उस आदमी से नफरत है जो परिवार का हिस्सा बन के उन्हें छोड़ जाए। अगर मैंने उनकी बेटी को छोड़ा तो मेरी पीठ में खंजर घोंप देंगे। खंजर? मतलब असली खंजर नहीं, पर असली खंजर होता तो ही बेहतर रहता। काफी स्ट्रॉन्ग दवाइयां दी हैं तो फर्क पड़ना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक। आई लव यू। मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी हूँ। नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैं बस हर चीज के लिए शुक्रगुजार हूँ। हेलो। अच्छा लग रहा है। जरा रुको ग्रेस, बताओ तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? हाँ, तुमने ही कहा था ना मुझे कि जिनसोंग ग्रुप का सबसे छोटा बेटा पावरफुल है। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन तुमने मुझे बिना बताए बड़े बेटे के साथ डेट फिक्स की। तो अब भुगतो। हाँ, क्योंकि जिनसोंग ग्रुप के चेयरमैन ने उसे बिजनेस से निकाल दिया, तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। अब तुम ही बताओ मैं क्या करती। तुम्हें मेरे पास पहले आना चाहिए था। तुमने पहले उस निकम्मी औलाद के साथ मीटिंग रख ली। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। जाओ उसी से बात करो जिसने मीटिंग फिक्स की है। लोग कह रहे थे, लेकिन मैंने कभी यकीन नहीं किया। तुम में अब वो पहले जैसी बात नहीं रही ग्रेस। क्या कहा तुमने? क्या फायदा है क्वींस की औरतों के साथ उठने बैठने का? उनके घर के सारे मसले तुम संभालती हो, लेकिन अपनी ही बेटी की शादी नहीं करवा पा रही। तो क्या हुआ?
पता है मुझसे बिना सलाह किए शादी करने के बाद हेन अब कितना पछता रही है? सच में वो डिवोर्स ले रही है। शादी के लिए औकात देखनी चाहिए। 3 साल बर्बाद कर दिए। देख लेना, जल्दी वो वक्त आएगा जब मैडम हेन मुझसे दोबारा शादी करवाने की भीख मांगेगी। मिस होम, आपकी मॉम आज सुबह मेरी शॉप पर आई थी। आपसे भी कितनी बार कहा, आप तो आती ही नहीं। आजकल आपका मूड कुछ ठीक नहीं लगता। सब ठीक है ना? आपकी स्किन भी अब पहले जैसी नहीं रही। शॉप पर हमारे पास एक बहुत कमाल की मशीन आई है, आकर देखिए, आपका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जरूर आना। शायद तुम बहुत बिजी होगी तो रहने देते हैं। बिल्कुल भी नहीं। ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आपको मेरी कितनी फिक्र है। मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है। मैं बस ये कह रही हूँ कि मैं तुम्हारी स्किन केयर शॉप पर आने वाली नहीं हूँ। मजाक बहुत अच्छा कर लेती हैं आप। मुझे लगता है हमारी दूरियां बढ़ रही हैं। अच्छी बात है कि तुम समझ गई। मेरी इजाजत के बिना अगर कोई मुझे छूने की कोशिश करे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इस बात का ध्यान रखना और मुझसे दूर रहना। पर ये तो काफी गुस्से वाली औरत है। मतलब इसके नखरे कौन उठा सकता है? हाँ ग्रेस? जिनसोंग ग्रुप की तीसरी औलाद को आजकल वीगन खाना पसंद है। अगले फ्राइडे जिनसोंग होटल में वीगन फोरम है। अपनी बेटी को भी ले आना, सिफारिश कर दूंगी। सच में? अब तुम जाओ, मुझे बहुत से काम निपटाने हैं। मैं जानती ही थी, तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। मेरा मतलब, मैं अपनी पूरी जिंदगी ब्यूटी बिजनेस में रही हूँ और मैंने बहुत से अच्छे परिवारों के बच्चों को आपस में मिलवाया है। बस यही आता है मुझे। कानून वगैरह के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। बताइए, क्या मदद कर सकता हूँ? हाँ, आपने सुना ही होगा, एक कार एक्सीडेंट में देक्योन ग्रुप का छोटा बेटा मारा गया। हाँ। पर उसकी वाइफ बेचारी को करोड़ों की जायदाद में एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं मिल पा रहा। पता चला है उसके पति ने शादी से पहले ही अपनी वसीयत लिख दी थी, जिसमें लिखा है कि उसकी पूरी जायदाद उसके बच्चों और रिश्तेदारों को दी जाएगी, ना कि बीवी को। पर उन दोनों की तो कोई औलाद ही नहीं है। अच्छा, देखिए, इस केस में लीगल रिजर्व ऑफ इनहेरिटेंस क्लेम हो सकता है और उन पर मुआवजे के लिए दावा किया जा सकता है। चाहिए तो मैं किसी एक्सपीरियंस्ड वकील का नंबर दे सकता हूँ। मगर आप भी तो इसमें एक्सपीरियंस्ड हैं। आपके साथ हुआ है क्या? आपकी वाइफ हेन ने भी तो शादी से पहले उनकी वसीयत लिख दी थी। आपको नहीं पता? आपको लगा था कि बस प्रीनअप हुआ है। इतने साल साथ रहकर भी उन्होंने आपसे छुपाया। फिर तो हेन काफी शातिर इंसान है। अगर कुछ भी होता है तो सारा कैश, सारी प्रॉपर्टी, स्टॉक, एक एक चीज क्वींस के नाम हो जाएगी। फिर तो आपको एक भी फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। हाँ, उन्होंने इतनी सफाई से वो वसीयत लिखी कि उसे हमारी इंडस्ट्री में बाइबल के बराबर माना जाता है। अब आपको क्या हो गया? तो आपको क्या लगता है आपकी शादी प्यार की वो निशानी है जो सब बंदिशों से परे है? जैसा उन्होंने अखबारों में कहा, अब इतने भी नादान मत बनिए। शुरुआत से ही मिस हेन को किसी पति की तलाश नहीं थी। उसे अपने परिवार के लिए एक और नौकर चाहिए था। फिर उनकी नजर आप पर पड़ी। आप खूबसूरत हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं और ये लव स्टोरी पब्लिसिटी के लिए भी अच्छी है। आप पूरी ईमानदारी से उनकी हर बात मानते हैं। उन्हें शादी के बाद सिर्फ जायदाद की ही दिक्कत आती, पर उन्होंने वो भी वसीयत लिखकर खत्म कर दी। प्लीज बस कीजिए। जी डॉक्टर, मुझे ईमेल कर दीजिए, मैं अभी वहां आ नहीं पाऊंगी। कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे तुम?
चलो मेरे साथ आओ। तुम्हारा आज कोई स्केड्यूल नहीं है, मैंने चेक किया। नीचे गाड़ी वेट कर रही है। मैं नहीं आऊंगा। तुम जानते भी हो हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाना चाहता। ये अब क्यों लगा है? ये सब हुए तो काफी वक्त हो चुका है। हाँ, तो फिलहाल योंगदुरी की पब्लिक ये मानती है कि अगर आप दूसरी बार फिर से गांव के फोरमैन बनते हैं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। लोग तो यही सोच रहे हैं। लंच टाइम होने पर तुम मेरी दुकान पर आना, नई राइस वाइन आई है वो पिलाता हूँ। फिर से वाइन? अरे यार, हर बार नहीं। मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें कुछ बेहतर दूं, पर मुझे एंटी ग्राफ्ट कानून का भी ख्याल रखना पड़ता है। और विलेज फोरमैन होना एक स्टेट पोजीशन है, तो जो सामान मैं बांट सकता हूँ उसकी भी एक हद है। हाँ, फिर भी आप काफी कुछ करते हैं, मानना पड़ेगा। समझने के लिए शुक्रिया। हाँ। अरे भाभी जी, आप आ गई। आहा, ओ तुम आ गई? फिर से गड्ढे में फंस गए। अरे चाहे कुछ भी कर लो, तुमसे किसानी नहीं होने वाली है। पता नहीं तुम्हारा कल्टीवेटर निकल कर सीधा गड्ढे में कैसे चला जाता है। तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? अरे मैं क्या जिन हूँ जो चिराग घिसते ही हाजिर हो जाऊंगी? मेरी बीवी खेतों में कल्टीवेटर चलाते हुए छोटे ऑक्टोपस पकड़ लिया करती थी। बहुत ही जबरदस्त काम किया करती थी। ये कमाल की हिम्मत ही है। ये तो चल गया। वाह, आज का मौसम अच्छा है ना? सुनो, अरे योंगचोल, तुम्हारी माँ के घुटने ठीक है ना? अभी इतना फर्क नहीं पड़ा है। मैंने कहा था ना उन्हें दो को सामीन दिया करो। तुम नीचे बैठो। हाँ हाँ बैठता हूँ। अरे तुम्हारे बेटे के मिड टर्म एग्जाम आने वाले ना 2 दिन के बाद। अरे मुझसे क्या पूछ रहे हो? एग्जाम तो उसका है ना। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो? उसकी पढ़ाई में मदद करो। अरे तुम उसके बाप हो या नहीं हो? जब हमारा योनू सोल यूनिवर्सिटी जाने वाला था तो मैंने उसकी तैयारी में दिए थे। अरे अचानक से इतनी स्पीड क्यों बढ़ा दी तुमने? मैंने तुमसे कहा था नीचे बैठ जाओ। तुम्हें ये सब देखने में लहसुन और मकई के खेत लग रहे होंगे, पर ऐसा नहीं है। ये सारे के सारे हमारे वोटर्स के खेत हैं। बहुत जल्द इलेक्शन आने वाले हैं, तुम्हें क्या पता? मुझे इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ फूलों से और स्टोर से मतलब है। पता नहीं तुम्हें ये बात कब समझ आएगी। कितनी बार मैंने तुम्हें कहा है कि गांव में चौधरी बनना बंद करो। अरे मेरी जान, मैं ये सब बैलेंस बनाए रखने के लिए कर रहा हूँ। कैसा बैलेंस? देखो, योनू की बीवी का परिवार कोरिया में इकोनॉमी की नींव है, पर उनका राजनीतिक पलड़ा हल्का है ना। और दूसरी तरफ यहाँ शहर से दूर अगर मेरे हाथ में पोजीशन बनी रहती है तो बैलेंस भी तो बना ही रहेगा ना। अब अचानक से तुमने इस तरह ब्रेक क्यों मार दी? योनू! अरे 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 वाह! तुमने कॉल क्यों नहीं किया? ऐसे ही अचानक प्लान बना। अरे मेरी बहू कहाँ है? यानी तू फिर से अकेले आया? खाना खाया तूने? नहीं, अभी तक नहीं। अच्छा, ये अच्छा पका है। अब हट भी जा। देखूं तो कितने अंडे दिए हैं तूने। अरे वाह वाह, मेरा सबसे छोटा बेटा आया है ना। लगता है बहुत देर से भूखा था। आराम से खा बेटा। अच्छा लगा।
हाँ बिजी हूँ, बोलो। योनू आया है? एक मिनट। हाँ, वो अब आ रहा है। कहा था कि पापा के 60वें जन्मदिन पर आए। पकड़ के रखो कहीं भाग ना जाए। मैं इंतजार ही कर रही थी कि तुम यहाँ पर कब आओगे। तुम और हेन आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो? चलो माना तुम लोग छुट्टी मनाने नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, समझ सकते हैं, पर पापा का 60वां जन्मदिन तो दोबारा नहीं आएगा ना। तुमने बहुत गलत किया। जानता हूँ, मैंने बहुत गलत किया। चलो मान तो लिया कि तुमसे गलती हुई, और इसीलिए मैं डिवोर्स ले रहा हूँ। क्या? पापा, माँ, मैंने हेन को डिवोर्स देने का फैसला लिया है। मुझे माफ कर दीजिए। एक मिनट, रुको रुको रुको। अच्छा, तो तुम उससे इसलिए डिवोर्स ले रहे हो क्योंकि तुम पापा के जन्मदिन पर आ नहीं पाए? तो क्या हो गया? अरे बर्थडे तो है, अगले साल फिर आ जाएगा, है ना पापा? हाँ, और नहीं तो क्या। आजकल कौन 60वां जन्मदिन मनाता है? 100 साल की जिंदगी है, फिर कभी मना लेंगे। लेकिन डिवोर्स की वजह ये नहीं है। तो फिर क्या है? इतना गलत ख्याल तुम्हारे दिमाग में आखिर आया ही क्यों? तुझे कोई दूसरी मिल गई क्या? क्या कह रहे हो? नहीं पापा। तो क्या मेरी बहू किसी और आदमी के साथ? अपना मुंह बंद करो। नहीं, वैसा भी नहीं है। बात यह है कि मैं बहुत थक गया हूँ। मैं इस जिंदगी से खुश नहीं हूँ। अरे तो फिर बताना क्या वजह है उससे डिवोर्स लेने की? तुझे क्या लगता है मैं रोज खुशी के मारे उछलता रहता हूँ? हाँ, ये सही कह रहे हैं। तेरे पापा कौन सा हर रोज खुश रहते हैं बेटा? हाँ? मैं बहुत दुखी हूँ। एक दिन खुशी, एक दिन गम। कभी कभी खुशी लंबे अरसे के बाद नसीब होती है। जिंदगी ऐसे ही चलती है, यही रीत है। जिंदगी और शादी इसी तरह ही चलती है। कितने अच्छे से समझा रहे। क्या लगता है तुझे? तेरी माँ के साथ इसलिए रहता हूँ क्योंकि मुझे उससे प्यार है। तो प्यार नहीं है? मुझे अपनी बात पूरी करने दो। मुझे तुमसे प्यार है, लेकिन अगर मैं रोज प्यार करूंगा तो मैं मर नहीं जाऊंगा। सिर्फ प्यार से ही जिंदगी नहीं चलती। हाँ ठीक है, तो जियो ना लंबी जिंदगी। देखो कैसे बोलती है ये। तुम्हारी माँ और मुझे साथ रहते 40 साल हो गए और आज भी हमारी सोच बिल्कुल एक जैसी नहीं है। हाँ, हमारी सोच नहीं मिलती। अरे बस भी करो अब। मैं समझ रहा हूँ आप लोग क्या कह रहे हैं, पर मैं इस बारे में काफी वक्त सोचने के बाद ही आपको ये बात बताने आया हूं। मैं डिवोर्स ले रहा हूं। आई एम सो सॉरी। रुक 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 जाओ, गाड़ी से उतर, चल बाहर आ। तो फिर खुद के बारे में ही सोच रहा है ना? तुझे पता नहीं मैंने अपनी जिंदगी में कितनी सारी कुर्बानियां दी हैं। क्या कुर्बानी दी आपने? माँ और पापा ने तुझे सॉल भेजने के लिए अपनी गाय बेच दी, जिसकी वजह से मैं कभी कॉलेज नहीं गई। पर तुझे क्या पता है इस बारे में? क्या कुछ भी बोल रही हैं आप? आप कॉलेज इसलिए नहीं जा पाई थी क्योंकि आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं थी। हाँ। तुझे तो कहानी का सिर्फ एक ही पहलू पता है छोटे। चल बता, क्या लगता है तुझे ग्रैंड प्रिंस यांगयोंग क्यों भाग गया था? अब ये मत शुरू कीजिए। कुर्बानी की वजह से। उसने किंग सेजोंग के लिए खुद की कुर्बानी दी और पागल हो गया वो। तुझे क्या लगता है मेरे लिए ये सब बहुत आसान था? हमारे माँ बाप की उम्मीदों पर पानी फेरना और गायों को बेचना? मैं तो सिर्फ यही चाहती थी कि वो सब तुझे मिल जाए। आप चाहती थी? कैसी बातें कर रहा है तू? तेरी बड़ी बहन हूँ तो तेरा भला ही सोचूंगी ना। आप ही हो जिसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था और सोचा कि खुद को पागल करार कर दो। ओए! वो कहानी तो बहुत पुरानी हो चुकी है यार। मैं चलता हूँ। मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता, पर आप पहले ही बन चुके हैं। मैं ये बात पापा की वजह से बोल रहा हूँ। कहना क्या चाहते हैं? अरे जब से तुम्हारी शादी क्वींस में हुई है, तुम्हें अंदाजा भी है वो कितने खुश हैं। उन्हें कई दिनों से भूख नहीं लगी थी, पर जैसे ही क्वींस के स्टॉक प्राइस ऊपर गए, दाल चावल बनाए और खुशी खुशी खा गए। हाँ, वो इसलिए क्योंकि पापा को दाल और चावल दोनों बहुत पसंद है। ये तो सच है। हाँ हाँ, बिल्कुल सच है। पर इतने छोटे से इलाके में जहाँ उनके बेटे का तलाक हो गया हो, तुम जानते हो इससे उनकी कितनी बदनामी होगी। वो शर्म से मर जाएंगे। होश में आओ। हमारा इलाका सोल या हॉलीवुड नहीं है, ये योंगदूरी है। तुम्हारे दोस्त चांग सिक का तलाक 2 साल पहले हुआ था और आज भी उसके बारे में हर रोज बात होती है। सुन रहा है ना तू? जब मेरे सैलून में औरतें इकट्ठा होती हैं तो उनमें सिर्फ एक ही बात होती है और वो है चांग सिक की बीवी ने उसे डिवोर्स दिया क्यों? लेकिन अगर तुमने तलाक लिया ना तो उस दिन से कोई भी चांग सिक की नहीं तुम्हारी बातें करेगा। आपके बॉक्सिंग क्लब का किराया नहीं निकल रहा और क्योंगजुन के बाहर पढ़ने के पैसे नहीं है, इसलिए आपको वो पैसे चाहिए, है ना? अपने लालच में आप लोग मुझे बलि का बकरा बना रहे हो, जैसे सिमचोंग के पापा ने उसे 3 बोरी चावल के लिए बेच दिया था। वो तो देखो, मैं कभी भी तुम्हें सिर्फ 3 बोरी चावल के लिए तो नहीं बेचूंगा कसम से, पर ये
उससे कहीं ज्यादा बड़ी हद है यार। अरे रुको रुको योनो, सुनो ना योनो, सुनो। योनो! अरे कहाँ जा रहे हो? आज की रात रुक जाओ। मैं कुछ कहना चाहता हूं। पहले मैं। हाँ? मुझे भी कुछ कहना है तो पहले मैं कहती हूँ। ठीक है, कहो क्या कहना है। मैं मरने वाली हूँ। मेरे पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं। क्या कह रही हो? याद है मैंने कहा था मुझे कहीं जाना है, तब मैं हॉस्पिटल गई थी। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स बताने के लिए मुझे बुलाया था और कहा सिर्फ 3 महीने बचे हैं। मैं कुछ समझा नहीं। मैंने अभी अभी तो समझा है। डॉक्टर ने कहा मैं बीमार हूं और सिर्फ 3 महीने की मेहमान हूं। यही कहना था मुझे। अब बताओ तुम्हें क्या कहना था? हाँ? तुमने ही कहा ना कि कुछ कहना चाहते हो। वो मुझे अब लग नहीं रहा कि मेरी बात इतनी जरूरी है। कुछ तो बात है, क्या छुपा रहे हो? अरे नहीं, मैं मुझे बस मैं कह रहा था कि मैं ये कह रहा था क्या? आई एम सो सॉरी। आज जो हुआ उसके लिए, और आई एम सॉरी आज तक हमारे बीच जो हुआ उसके लिए भी। वो सब दोबारा कभी भी नहीं होगा। मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा और मैं तुमसे बस यही सब कहना चाहता था। पर क्या मतलब, तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने बचे? मैं कुछ समझा नहीं। इसका मतलब तुम्हारे बिना जीना पड़ेगा? क्या लगता है ये पॉसिबल है? हाँ, मैं बहुत बड़े शौक में हूं। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूं। सच कह रहे हो? हाँ, मैं सच कह रहा हूं। I love you, Hein. I love you so much. अब आप सबसे गुजारिश है कि इस नए कपल को इनकी नई जिंदगी के लिए ब्लेसिंग्स दीजिए।
जोर से तालियां बजाइए ताकि इन्हें एक अच्छी और लंबी जिंदगी साथ बिताने का आत्मविश्वास मिले। अब ठीक है, सब लोग कैमरा में देखिए और 3 गिनने पर सभी स्माइल करेंगे और हंसेंगे, ठीक है? 1 2 3। कहाँ जा रही हो? सर, शादी की बहुत बहुत बधाई। तो 10 साल बाद के लिए आप खुद को कोई मैसेज देना चाहेंगे? तो योनू 10 साल बीत गए, बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें? उम्मीद है डिवोर्स तो नहीं लिया होगा तुमने। बच्चे बच्चे हुए या नहीं? कितने, 1 या 2? खैर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तो मुझे भी फर्क नहीं पड़ता। बस उम्मीद है कि तुमने मेरी हेइन का अच्छे से ख्याल रखा होगा। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो उसकी सिर्फ एक ही वजह है, और वो है कि मैं अपनी हेइन से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तो देखो, उसे कभी रुलाना मत और हमेशा उससे प्यार करना। मुझे ये सब करने की क्या जरूरत है? मैम, 10 साल के बाद आप ये वीडियो जरूर देखेंगी। उस वक्त मैं इतनी बिजी रहूंगी कि वीडियो देखने का टाइम नहीं होगा, तो क्या फायदा? सुनो फ्यूचर की हेन, मैं जानती हूँ तुम ये वीडियो नहीं देखोगी, पर अगर देख रही हो तो इसे बंद करो और वापस काम पर लग जाओ। मैं तुम्हारा हाल पूछकर तुम्हें बोर नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है तुम कमाल हो। तुम अब भी खूबसूरत और हेल्दी होगी और हमेशा की तरह टॉप पर ही होगी, और बेशक योनो के साथ होगी। तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने बचे, ये कैसे हो सकता है? तुम मेरे बिना सच में नहीं जी सकते, साथ मरना चाहोगे? बिना किसी नुकसान के 3 महीनों के अंदर अंदर मैं आराम से इस नरक से आजाद हो जाऊंगा। उसको इतना प्यार कर कि उसके दिल से निकले कि मेरा पति कितना प्यारा है।